तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर, जो कि आने वाले समय में हमारी जरूरतों को न केवल फुलफिल कर सकता है बल्कि भारतीय वायुसेना का स्टैंडर्ड चाइना और अमेरिका की एयरफोर्स के जितना कर सकता है। अब इसको लेकर जापान के एक मीडिया हाउस द्वारा एक न्यूज ब्रेक की गई है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत जल्द ही ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसे कि यूके द्वारा शुरू किया गया, साथ ही इटली और जापान उसके दो पार्टनर्स हैं। पहले से टेम्पस नाम से जाना जाता था। भारत को भी कई बार ऑफर दिए गए थे कि आप आइए, इस परियोजना को ज्वाइन कीजिए, यहाँ से टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए, साथ ही अपनी एयरफोर्स के एडवांसमेंट के लिए इन्हीं विमानों का इस्तेमाल भी कीजिए। जब बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय से लेकर आज तक लगातार इस फाइटर जेट की परियोजना ज्वाइन करने के लिए भारत को ये लोग आग्रह कर रहे हैं। अब इसको लेकर कुछ नई चीजें निकल कर आई है, तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये जो टेम्पेस्ट परियोजना है, या बाद में जिसे GCAP के नाम से जाना जाता है, ये परियोजना वर्ष 2022 में शुरू हुई थी और बताया जा रहा है कि वर्ष 2035 में इसके विमान पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, जो कि अत्याधुनिक 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे। और यूके वगैरह के बारे में हम लोग जानते हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज पर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। साथ में इटली है, जापान है, और सबसे बड़ी बात कि मॉडर्न इंजन्स बनाने के मामले में यूके का कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। और 6th जनरेशन के फाइटर जेट में जो सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है वो इसका इंजन ही होगा, क्योंकि इंजन ही आपके विमान के स्टेल्थनेस को बरकरार बनाए रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही एक बहुत ही ज्यादा हायर थ्रस्ट वाले इंजन की आवश्यकता इसमें पड़ती है, और ये हायर थ्रस्ट वाले इंजन को बनाने में भी यूके की रोल्स रॉयस हर हाल में सक्षम है। तो अब जापान के इस मीडिया हाउस के द्वारा भारतीय राजनयिकों के ही रेफरेंस के आधार पर यह बताया जा रहा है कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए तैयारियां कर रहा है। इवन ये भी बताया जा रहा है कि भारत को इसमें भागीदार बनाने के लिए जितनी भी संभावनाएं हैं, इनकी तलाश को लेकर जापान की गवर्नमेंट औपचारिक रूप से, बिल्कुल ऑफिशियली भारत की गवर्नमेंट के साथ मिलकर बातचीत भी करने जा रही है। साथ ही इसको लेकर रूपरेखा भी तय करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बताया जा रहा है कि चाइना के एंड पर भारत और जापान को अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है इंडो पैसिफिक में। दोनों के गोल्स एक हैं, दुश्मन एक हैं। ऐसी परिस्थिति में दोनों के अगर वेपन्स भी सिमिलर होते हैं तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। बजाय F-35 में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के, अगर हम लोग ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि F-35 से ज्यादा सुपीरियर विमान तो M का होगा, जो हम खुद डेवलप कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि जापान हो, इटली हो या फिर यूके हो, ये तीनों ही फाइनेंशियली वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग देश है, लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों में इनकी अर्थव्यवस्थाएं काफी ज्यादा गड़बड़ देखने के लिए मिल रही है। साथ ही जो संभावित खतरे हैं फ्यूचर के, वो बहुत बढ़ गए हैं। डिफेंस के सेक्टर में एकदम से इन्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में 6th जनरेशन की परियोजना को आगे बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसमें कई सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आगे इन फ्यूचर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर भारत का साथ मिल जाएगा तो ये बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। साथ ही भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी का योगदान इस विमान के निर्माण में दे पाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से भारत इन्हें सूटेबल लगता है और ऑफिशियली इसको लेकर अब डिस्कशन किया जाएगा। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर जल्द ही भारत के विजिट पर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर इनकी विस्तृत चर्चाएं होंगी, लेकिन बीच में इन्हें एक संशय भी है, और संशय इटली या फिर यूके की तरफ से नहीं है। ये लोग तो हर परिस्थिति में चाहते हैं कि भारत ज्वाइन कर ले, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल बर्डन काफी कम हो जाएगा, भारत अपना योगदान भी दे पाएगा। साथ ही भारत की आवश्यकता बड़ी है, इन तीनों ही देशों की तुलना में काफी ज्यादा विमान भारत को चाहिए होंगे। ऐसी परिस्थिति में इनका मास प्रोडक्शन करना होगा। बहुत बड़ी संख्या में जब तैयार किए जाते हैं विमान, तो अपने आप प्रति यूनिट इनकी कीमतें भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इन सब चीजों को लेकर भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है। लेकिन जापान को चिंताएं ये है कि भारत की साझेदारी बहुत ही ज्यादा गहरी है रशिया के साथ ही रशिया के कई सारे वेपन्स भारतीय फोर्सेस बड़े स्केल पर इस्तेमाल करती है। स्पेशली अगर वायुसेना की बात की जाए तो Su-30 MKI है। साथ ही हम लोग S-400 भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अगर टेम्पेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे, S-400 भी इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स एंड फो वाला सिस्टम हम लोग S-400 के अंदर इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, उसका लिंक हम लोग टेम्पेस्ट से करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं इसकी टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित डाटा वगैरह भारत से चोरी होकर रशिया ना पहुंच जाए और कहीं इनका एज कम ना हो जाए,
ये चिंता है जापान को। अब भारत आने का उनका विचार यही है कि वो यहाँ पर आकर इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे या एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करने की कोशिश करने की बात करेंगे जिसके चलते किसी भी प्रकार से इस 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी रशिया तक चोरी ना हो पाए। बाकी अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छी परियोजना होगी। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि 100% टेक्नोलॉजी सोर्स कोड वगैरह के साथ में हमें मिल जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर इतना तो हम लोग कर पाएंगे जितना कि समय हम लोग MKI में कर रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे खुद के विमानों में भी इन फ्यूचर कर पाएंगे, या हो सकता है कि बाद में जब हम लोग MK Mark 2 बनाए तो उसे और भी ज्यादा एडवांस बना पाए। बस समस्या यहाँ पर एक देखने की मिल सकती है कि भारत के ऊपर उल्टा बर्डन ना बढ़ जाए आर्थिक। कारण ये कि यही टाइमलाइन होगी टेपेस की जब हमारा MK भी मास प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा। तो खैर अब उम्मीद यही की जा सकी चूंकि हमारी इकोनॉमी जिस लेवल से बढ़ रही है वो हमें इस तरह के प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए एक बूस्ट तो देती है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक विचार करके अगर इस परियोजना को ज्वाइन कर लिया जाता है तो निश्चित पर एक अच्छी डील साबित हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।